नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव फिर से आपको जो हमारी श्रृंखला चल रही है एनसीईआरटी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, उसका जो शेष आगे चैप्टर रह गया उसको लगातार हम कंटिन्यूस करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक उन विद्यार्थियों तक ये अपनी मुहिम पहुँचाएँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम अधिक से अधिक जल्दी से उन अभ्यर्थियों तक पहुंच सकें जिनको इसकी आवश्यकता है, या 11वीं-12वीं क्लास के विद्यार्थी हों या अध्यापक हो, अपने विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाएं। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, जिस भी प्रकार की भूगोल से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उन सबके लिए उपयोगी साबित होने वाली है वीडियो। चलो हम शुरुआत करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, कल की हमने जो वीडियो चल रही थी उसमें हमने टॉपिक किया था, विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप चालू किया था। इसमें हमने यहाँ तक समझ लिया था कि जनांकी क्या है। तो जनांकी क्या है? जो भूगोल की शाखा विश्व जनसंख्या जिसमें अध्ययन करते हैं, जिसमें जनसंख्या भूगोल से संबंधित आंकड़ों तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उसको जनांकी अर्थात डेमोग्राफिक कहते हैं। तो उसको बोलते हैं जनांकी, एक शब्द में। आप पेन कॉपी लेकर के साथ में बैठें, जो अच्छे तथ्य हों उनको आप नोट करते चलें। फिर नेक्स्ट आता है इसमें जनसंख्या वितरण। नेक्स्ट देखिए आप, जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है। तो भूपृष्ठ पर अर्थात धरातल पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इस बात से लगाया जाता है। जनसंख्या वितरण से तात्पर्य क्या है कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, अर्थात कैसे जो धरातली सतह है इस पर किस प्रकार लोग फैले हुए हैं, यही क्या कहलाता है, जनसंख्या वितरण कहलाता है। मोटे तौर पर जनसंख्या का 90% 10% स्थल भाग पर निवास करता है। इसका मतलब यदि विश्व की हम पूरी जनसंख्या क्षेत्रफल 100% मानें, इसमें 90% क्षेत्र पर ही 10% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 10% क्षेत्र पर 90% जनसंख्या निवास करती है। इसका मतलब कम क्षेत्र में अधिक घनत्व है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा क्षेत्र पर कम लोग दूर दूर निवास करते हैं। अब यहाँ इसको हम इस तथ्य से ऐसे देखें कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश जिनमें विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, इन सर्वाधिक आबादी वाले 10 देशों में एशिया के 6 देश आते हैं। एशिया के 6 देश आप इस सारणी में देखेंगे, इधर देश दे रखें, इधर जनसंख्या करोड़ों में दे रखें। तो इन 10 देशों में पहला देश आता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राज़ील, छठवां पाकिस्तान, सातवां CIS देश जिनको हम कॉमनवेल्थ, जिनको हम स्वतंत्र राष्ट्रकुल देशों का संघ कहते हैं, रूस के, फिर बांग्लादेश, जापान और नाइजीरिया। इसमें जो हमारे 10 देश हैं इनमें से 6 देश एशिया के हैं, जिसमें देखिए आप चीन और भारत 2, इंडोनेशिया 3, 4 पाकिस्तान, 5 बांग्लादेश और 6 जापान। तो 6 देश हैं जो हमारे इन टॉप 10 देशों के अंतर्गत आते हैं। चलो इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारा 2 टॉपिक हो गए। इसमें अगला टॉपिक है हमारा विश्व जनसंख्या घनत्व। यहाँ देखिए विश्व जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या घनत्व को बहुत ही साधारण शब्दों में हम देखिए, विश्व जनसंख्या घनत्व भूमि के प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों की पोषण की क्षमता सीमित होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के अनुपात के बीच को समझना आवश्यक है कि मतलब एक कितने बड़े क्षेत्र पर उसको भरण पोषण करने की क्षमता कितने लोगों की है, इसको जानने के लिए जनसंख्या घनत्व के अध्ययन की आवश्यकता होती है। यही अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर, इसको कहें हम प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। आगे परिभाषा हम देखिए आप, एक लाइन में अगर पूछ लें आपसे तो नोट करते चलें आप कॉपी पेन लेकर के, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को इसमें नापा जाता है। इसकी नापने की इकाई क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर। इकाई पूछें कि जनसंख्या घनत्व की नापने की इकाई क्या है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर। परिभाषा पूछ ले तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। इसका सूत्र है फॉर्मूला जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। कभी कभार आपसे गलत होने की संभावना भी बनती है,
जनसंख्या ऊपर है कि क्षेत्रफल नीचे है। तो क्षेत्रफल हमेशा धरातल नीचे होता है, जनसंख्या हमेशा उसके ऊपर होती है। तो इसका मतलब हुआ जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अब इससे तात्पर्य निकालते कैसे, यदि किसी क्षेत्र की हम जनसंख्या की बात करें, उसमें इतने लोग रहते हैं, जैसे इस पे उसकी जनसंख्या घनत्व, उसकी जनसंख्या है 1,50,000 और उसका क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर, अर्थात उसमें 100 का भाग देने पर आता है हमारा 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उस क्षेत्र का। अब जो जनसंख्या घनत्व है उसके 3 पार्ट होते हैं। हम जो घनत्व पढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व, इसके 3 पार्ट होते हैं। जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व होती है, तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं। एक ऐसे होते हैं इनको हम अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों बोलते हैं सघन आबाद वाले क्षेत्र, जिनमें 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक जनघनत्व पाया जाता है। दूसरा प्रकार का होता है हमारा मध्यम प्रकार का जनसंख्या घनत्व, और तीसरा प्रकार का होता है कम। इसी आधार पर यहाँ पर भी आपको जो चित्र दिख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, अपनी एनसीईआरटी बुक्स में आप देख सकते हैं। तो यहाँ फिर भी देखने का प्रयास करें थोड़ा सा, कि जो बहुत ज़्यादा डार्क और ये दे रखा है, तो ये 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, मतलब सघन बसे हुए। पैराग्राफ में भी आप देखेंगे कि इस चित्र में आप अवलोकन करेंगे कि विश्व के सघन आबाद क्षेत्र जिनमें प्रति वर्ग किलोमीटर 200 व्यक्ति से अधिक निवास करते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र हैं, यूरोप के पश्चिमी उत्तर पश्चिम क्षेत्र हैं, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं। तो मतलब एशिया है, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये एशिया जिसमें चीन, भारत और जापान वाले, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र आते हैं, सब ये दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में आते हैं। तो ये हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। दूसरा आपका पॉइंट आता है इसमें, उत्तर एवं उत्तरी ध्रुवों के निकट उष्ण और शीत, मरुस्थल और विषुवत रेखा के निकट उच्च वर्षा वाले अन्य क्षेत्र होते हैं, वो अत्यंत कम घनत्व होता है। मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों पर भी कम, मरुस्थलीय क्षेत्रों पर कम, विषुवत रेखा के क्षेत्रों पर भी क्या होता है, अत्यंत कम होती है। तो ये विरल जनसंख्या घनत्व वाले होते हैं, ये सघन वाले पहला प्रकार। दूसरा विरल, जहाँ एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम रहते हैं। अब आता है कि मध्यम प्रकार का, तीसरा प्रकार का मध्यम प्रकार का। पहला अत्यधिक सघन आबाद वाले क्षेत्र, दूसरा विरल या एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से इस प्रकार के जहाँ रहते हैं, विरल प्रकार के। तीसरा हमारा है मध्यम प्रकार के घनत्व वाले, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसमें एशिया के पश्चिम एशिया, दक्षिण भारत, यूरोप, नॉर्वे, स्वीडन ये क्षेत्र आते हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व हो गई। जनसंख्या घनत्व में केवल 2 ही प्रश्न पूछने लायक हैं। पहला इसकी परिभाषा, इसका सूत्र। जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व को 3 पार्टों में बांटा गया है। एक सघन आबाद वाले क्षेत्र, सघन जनसंख्या आबाद वाले क्षेत्र, दूसरा मध्यम आबाद वाले क्षेत्र, और तीसरा है विरल प्रकार की जनसंख्या आबाद वाले क्षेत्र। यहाँ पर आप ये डायग्राम उपयोग कर सकते हैं। 2001 की जनसंख्या के आधार पर दे रखा है, 2011 की जनसंख्या घनत्व वाला आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें जनसंख्या वितरण को घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मूलतः इसके 3 प्रकार के कारक हैं। पहला आप देख रहे हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में भौगोलिक कारक जो है 3 कारक हैं, एक भौगोलिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक जो है, इस भौगोलिक कारक के 4 प्रमुख कारक हैं। उपकारक, जल की उपलब्धता, दूसरा भू-आकृति, तीसरा जलवायु, चौथी मृदाएं। आर्थिक कारक में 3 प्रमुख कारक हैं, पहला खनिज, दूसरा नगरीकरण, तीसरा औद्योगिकरण। सामाजिक सांस्कृतिक कारक में जिन क्षेत्रों में सामाजिक सांस्कृतिक, वर्तमान में सामाजिक सांस्कृतिक कारक में जिन क्षेत्रों में सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्र हैं, जैसे कहीं पर धार्मिक स्थल है, जैसे कहीं पर बागेश्वर धाम है, या कहीं पर उज्जैन है, महाकाल है, खाटू श्याम जी है, वैष्णो देवी है, जहाँ पर चरार शरीफ है, मक्का मदीना है। तो ऐसे कहीं पर कोई भी जिस प्रकार के क्षेत्र होते हैं, तो उन क्षेत्रों पर क्या आता है, या कहीं पर हम अमृतसर की बात करें, तो जहाँ पर भी है जिन धर्म से संबंधित व्यक्ति रहते हैं, तो वहाँ पर एक धार्मिक स्थल होता है। दूसरा, जनसंख्या वहाँ पर शांत प्रकार की राजनीतिक शांति होनी चाहिए। ऐसा नहीं जैसे जम्मू कश्मीर अशांत वाले क्षेत्रों में लगातार दंगे फसाद हों, या अभी मणिपुर की घटना चल रही है, तो वहाँ से लोग क्या करेंगे, पलायन कर जाएंगे। तो इसमें इस कारक के अंतर्गत, तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक में, तो वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे। फिर हम देखते हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक के अंतर्गत जल की उपलब्धता। तो प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक नदी घाटी क्षेत्रों में, जहाँ पर नहाने, धोने, खाने पीने के लिए, पशुओं के लिए, फसलों के लिए, उद्योगों के लिए आसानी से पेयजल उपलब्ध हो जाता है, उन क्षेत्रों में शुरू से ही जनसंख्या घनत्व प्रारंभ काल से, प्राचीन काल से ही वर्तमान तक जनसंख्या घनत्व अधिक निवास करता है। फिर देखते हैं भू-आकृतिक कारक। अब इसमें आता है पर्वत, पठार, मैदान, नदी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तो जिन क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र हैं, जिन पर सहजता से सड़क निर्माण, आवास का निर्माण, खेत खलिहान आदि सभी के लिए बहुत
आसानी से भूमि उपलब्ध हो जाती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है पर्वतीय पठारी तुलना में। नेक्स्ट आता है जलवायु। जिन क्षेत्रों की जलवायु, अब देखिए यहाँ पर बहुत अत्यधिक ठंड हो, बहुत अधिक गर्मी हो या मरुस्थल क्षेत्र हो, तो उनमें लोग जनसंख्या कम रहना पसंद करेगा, जबकि उपयुक्त तो सम प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अनुकूल जलवायु पाई जाती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। मृदाएँ, उपजाऊ वाली मृदाएँ होती हैं जहाँ पर सब प्रकार की फसलें, सब प्रकार की वनस्पतियाँ, उद्योग लगाए जा सकते हैं, उन प्रकार की मृदाओं में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। आर्थिक कारक खनिज, जिन क्षेत्रों में जैसे पन्ना की खान है, कहीं पर तांबे की खान है, कहीं पर कोलार हट्टी सोने की खान है, कूर्लगार्डी वगैरह जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली सोने की खान है। लेकिन उन क्षेत्रों में, इसका मतलब खनिज बहुतायत में, जैसे राजस्थान में अब पेट्रोलियम उत्पादन हो रहा है, तो जिन क्षेत्रों में खनिज उत्पादन होता है उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। नगरीकरण, जिन क्षेत्रों में नगरीकरण होता है तो वो शिक्षा के साधन वगैरह हैं, नगर की आवश्यकताएं जो व्यक्ति को चकाचौंध की जो नई सुविधाएं हैं वो उनको आकर्षित करती हैं और नगरीकरण के परिणामस्वरूप जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। फिर आता है औद्योगिकरण। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक पेटियाँ होती हैं, जैसे रूर प्रदेश, नागपुर पठार वगैरह है, कहीं पर मुंबई है, लुधियाना, पंजाब, जालंधर, बठिंडा, तो जितने भी हमारे औद्योग क्षेत्र वगैरह हैं, औद्योगिकरण जहाँ पर होता है उन क्षेत्रों पर जनसंख्या अधिक रोजगार के लिए आकर्षक कारक के रूप में वहाँ जाकर के निवास करती है। तो ये हमारे हो गए आज के पॉइंट, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हम अगले पॉइंटों में पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या वृद्धि की कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते चलेंगे। उसके बाद हम जनसंख्या परिवर्तन घटक, ये हम करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद हम प्रवास पढ़ेंगे और प्रवास के कारक और जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ते हैं इससे आगे जनसंख्या वृद्धि और इसकी जनसंख्या की मूलभूत कुछ संकल्पनाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू जुड़ने रहने के लिए। फिर हम लेके आते हैं एक नई वीडियो के रूप में जनसंख्या वृद्धि और अन्य शेष हमारे कारक। तब तक बने रहिए हमारे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अन्य ग्रुपों में इसको भेजिए ताकि सभी विद्यार्थियों अभ्यर्थियों तक ये हमारा जो प्रयास है वो पहुँचे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।